हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग। आज से क्लास 12th की वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। ज़रूर आप इसे वीडियो के अंत तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। देखते तो सब हैं, पर कौन स्मार्टली देखता है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। यूट्यूब पर तो बहुत सारे ऐसे क्लास चल रहे हैं, पर जिनका जिसको अच्छा लगता है उनका देखता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वेक्टर अलजेब्रा में कैसे हम सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा कैसे डिराइव हुआ और क्यों यहाँ पे आया मैथमेटिक्स में, कि मैथ्स में सदिश बीजगणित का क्या महत्व है। फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है इसे और मैथ्स में भी इसे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का दोनों जगह पे तरीका अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले चीज क्या है कि सदिश बीजगणित जीवन में हमेशा आप वेक्टर बनने की कोशिश करें, सदिश बनने की कोशिश करें। यदि आप सदिश बनेंगे तो आपके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जीवन में हमेशा वेक्टर बनने की कोशिश करें और स्केलर नहीं। मतलब कि जितने भी क्वांटिटी होते हैं, या वो फिजिक्स के हों या मैथ्स के हों या केमिस्ट्री के हों, सभी क्वांटिटी को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो सभी राशियों को दो वर्गों में विभाजित की जाती है पहला है आपको सदिश राशि, और दूसरा क्या है? अदिश राशि। पहला है सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। एक है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो ये दो भाग में बांटा गया है, एक वेक्टर और एक स्केलर। अब वेक्टर में क्या होता है? इसका परिमाण भी है और दिशा भी है, अर्थात मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसीलिए जीवन में वेक्टर बनेंगे। जीवन में क्या बनेंगे? वेक्टर बनेंगे। स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब तीसरी क्वांटिटी की भी बात की जाती है, पर वो फिजिक्स में ज्यादा यूज होते हैं, मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल ही नहीं यूज होता है। तीसरी जो क्वांटिटी होती है वो होती है टेंसर क्वांटिटी, जो इसमें हम रखते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। लेकिन कोई यदि अदिश इसको कहे तो भी गलत नहीं है। ये अदिश राशि भी होता है, अदिश राशि भी होता है। तो विद्युत धारा टेंसर क्वांटिटी भी है और अदिश राशि भी है। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अब सदिश के कुछ एग्जाम्पल देखिए। सदिश के उदाहरण एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? यदि हम 2 मीटर कहें तो ये सिर्फ परिमाण को बता रहा है, जो कि अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन जब हम 2 मीटर पूरब लगा देते हैं, पूरब या कोई भी डायरेक्शन, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, या हम 5 मीटर ऐसे लिख दें उत्तर पश्चिम, तो ये क्या है? सदिश है। साथ में त्वरण भी है सदिश, बल भी है।
तो जिसके पास यदि परिमाण और दिशा दोनों होगा उसको कहेंगे हम सदिश राशि। अदिश के उदाहरण देखिए, अदिश के उदाहरण, अदिश के उदाहरण क्या है? अदिश के उदाहरण जैसे 5 मीटर दिया हुआ है, अब इस कोई डायरेक्शन नहीं है कि किधर जा रहा है 5 मीटर। अब बताइए, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं? एग्जाम के पर्पज से कि बस नॉलेज के पर्पज से पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जीवन में अदिश नहीं बने, हमेशा वेक्टर ही बने, स्केलर नहीं बनेंगे। अब ये जैसे हो गया 5 kg, हम लिख दें 5 kg, 5 kg लिख दें। और ऐसे आपको यदि सदिश अदिश नहीं समझ में आए तो अपने आप से पूछिए, जैसे हम पूछे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आप कहेंगे उत्तर दक्षिण पश्चिम। कितना गए थे? तो 5 मीटर। तो यहाँ दोनों चीज मिला, डायरेक्शन भी मिला, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड भी मिला। तो जहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलता है तो वो वेक्टर हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कितने केजी के हैं, तो आप बताएंगे 30 केजी के। 30 केजी बताएंगे तो आपसे कोई थोड़े पूछेगा कि किस दिशा में 30 केजी के हैं। जो पूछा वो समझिए कि लोल है, तो ऐसा नहीं पूछेगा। जहां पे केवल आपको परिमाण मिले तो वो अदिश होगा, जहां पे परिमाण और दिशा दोनों की बात की जाए वहां पे सदिश होगा। तो ये सब अदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद हम सदिशों का क्या करते हैं? वर्गीकरण, कि कितने तरह के होते हैं। सदिशों का वर्गीकरण मतलब कि सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार से पहले यदि आप देखें तो सदिश के प्रकार से पहले जैसे 2 चीजें पढ़ी जाती है। जैसे ये 3D में यदि होता तो ये वाला ऊपर भाग होती ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे हम बनाने की प्रयास करते हैं, ऐसे 3 भाग में हो गया। एक ये डायरेक्शन मिला, एक ये डायरेक्शन मिला, एक डायरेक्शन ये मिला। तो इसको जो डायरेक्शन होता है ये कौन बनाता है? अल्फा, बीटा और ये गामा। इसको हम बोलते हैं दिशा कोण। अल्फा बीटा गामा को, अल्फा बीटा गामा को दिशा कोण कहा जाता है, दिशा कोण कहा जाता है, कोण कहा जाता है, दिशा कोण कहा जाता है। ये दिशा कोण है, अल्फा बीटा गामा को हम दिशा कोण कहते हैं। इसको हम कोसाइन में कहते हैं, इसलिए दिशा, दिशा या कोसाइन भी बोला जाता है इसको, कोसाइन, कोसाइन, ठीक है। कोसाइन कोणों के कोसाइन है ये। तो ये हो जाता है कॉस अल्फा, ये हो जाता है कॉस बीटा और ये हो जाता है कॉस गामा। इस रूप में दिखाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। यदि हम कॉस अल्फा को देखें, कॉस अल्फा, तो ये हो जाता है x/r। अब r क्या है? यहाँ पे r जो है वो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। अब स्थिति सदिश प्रकार में पढ़ेंगे कि स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई भी सदिश यदि ओरिजिन से पास करता है, यहाँ से मूल बिंदु से पास करता है, तो हम r वेक्टर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। इसको हम बोलते हैं r वेक्टर, स्थिति सदिश। जो मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु से जाता है, उसको कहते हैं हम स्थिति सदिश, x/r। और ये cos बीटा बराबर हो जाता है y/r, और cos गामा उसी तरह से गामा जाएगा z/r, z/r, z/r हो जाता है, ठीक है, z/r हो जाता है। तो ये दिखाते हैं, जहां पे आपसे कोसाइन पूछे तो x/r, बीटा y/r, गामा z/r और अल्फा बीटा गामा को हम क्या बोलेंगे? दिशा का कोण, दिशा का कोण, दिशा का कोण बोलेंगे, दिशा का कोण बोलेंगे। यदि r वेक्टर आपको निकालना पड़े, r वेक्टर कहीं परिमाण निकालना पड़े, तो √, आप x² + y² + z² निकालें। यदि परिमाण फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, r वेक्टर बराबर ये परिमाण निकालना पड़ेगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, अदिश जिसका केवल परिमाण होता है। दिशा का कोण अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है। कॉस अल्फा x/r होता है और कॉस बीटा y/r होता है, और कॉस गामा जो होता है z/r होता है।
और एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। अब हम सदिश के प्रकार पढ़ते हैं। सदिश के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार देखेंगे हम। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार जब पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला हम पढ़ेंगे शून्य सदिश। पहला शून्य सदिश, शून्य सदिश। दूसरा इकाई सदिश, दूसरा इकाई सदिश, दूसरा इकाई सदिश। तीसरा, तीसरा बोलिए, तीसरा इकाई या मात्रक सदिश एक ही है, इकाई या मात्रक सदिश एक ही है, कंफ्यूज ना करें, मात्रक सदिश। इसके बाद सह आदिम सदिश होता है, सह आदिम, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। चौथा, चौथा पढ़ना है आपको संरेख सदिश, संरेख सदिश, संरेख सदिश। और पांचवा जो है वो पढ़ना है आपको समान सदिश, समान सदिश, समान सदिश। छठा जो है वो आप पढ़ेंगे ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप दिमाग में कैलकुलेट करें कि कौन कौन से पढ़ने हैं। शून्य सदिश, मात्रक सदिश, सह आदिम सदिश, संरेख सदिश, समान सदिश, ऋणात्मक सदिश। इसके अलावा भी और पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे अभी बोले? स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। ये सर कैसे बोलते हैं? शून्य सदिश। अब देखिए शून्य सदिश नाम से ही पता चल रहा है, अरे जिसका परिमाण कितना होगा? शून्य होगा। परिमाण क्या होगा? शून्य होगा। तो सदिश की ये कौन भाई है? ये शून्य सदिश है। शून्य सदिश को हम जीरो वेक्टर भी दिखाते हैं, शून्य सदिश को जीरो वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, शून्य सदिश का कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं की जा सकती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जिधर जा सकता है उधर अपना रास्ता बना सकता है। और वेक्टर तो असंभव चीज को संभव बनाता है, ये भी आप ख्याल रखेंगे कि सदिश असंभव चीज को संभव बनाता है। अतः इसका, इसीलिए इसको हम दिशा निर्धारण करने में माना जा सकता है। तो इसको हम जब भी कहीं दिशा बनाना रहता है तो शून्य सदिश का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी दिशा नहीं होती है और जहां पे दिशा निर्धारण करना हो तो वहां शून्य सदिश का प्रयोग भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, शून्य सदिश को हम निरूपित जीरो वेक्टर से करेंगे और परिमाण इसका जीरो होगा, इससे इसकी दिशा नहीं होती है। और इकाई या मात्रक सदिश देखिए ए कैप से डिनोट करते हैं, ए कैप से डिनोट करते हैं। और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मॉड ए वेक्टर। अब मॉड कैसे निकाला जाता है? मान लेते हैं ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप और 4k कैप है, इस तरह से है। अब k कैप कहाँ से आ गया? ये कूदते कूदते कहाँ से आ गया? ये देखिए, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये z अक्ष होता है।
अब डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक्स पर आई कैप का प्रयोग करते हैं या आई वेक्टर का प्रयोग करते हैं। ये जे कैप होता है या जे वेक्टर होता है, ये के कैप होता है या के वेक्टर होता है, जे वाला। इसलिए इसको 3 डायरेक्शन दिखाते हैं। ये देखिए ये सब अदिश होता है, तो जब मॉड इसका निकालना होता है तो ये होता है स्थिति सदिश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो 2k² प्लस 3k² प्लस 4k², 16 25 रूट 29 हो जाएगा। ये हो गया। जब इसमें ए कैप आप रखेंगे, ए कैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2i कैप, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मॉड यहाँ आ जाएगा 29, तो 2 में रूट 29 आई कैप, 3 में रूट 29 जे कैप और ये 4 में रूट 29 के कैप हो गया। ये हो गया इकाई सदिश। सह आदिम सदिश क्या है? सह आदिम सदिश क्या है? जो एक ही बिंदु से शुरू होगा। सह आदिम सदिश एक ही प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। जब किसी भी सदिश का कई सदिश एक साथ एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, ठीक है, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। यदि एक ही बिंदु से जब शुरू होगा, कई सदिश एक ही बिंदु से शुरू हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है सह आदिम सदिश। परंतु अब संरेख क्या है? ठीक है, संरेख क्या है? संरेख सदिश क्या है? सह आदिम, सह माने होता है साथ और आदिम माने अंत, मतलब कि जिस वेक्टर का अंतिम बिंदु सबका एक ही हो तो उसको कहेंगे सह आदिम सदिश। वो कहेंगे सह आदिम सदिश। सह माने साथ, आदिम माने अंत, तो जिस सदिश का अंतिम बिंदु एक ही हो जाए, या हम यही चीज को कहें कि दो या दो से अधिक सदिश एक ही बिंदु से शुरू हो, जब एक ही बिंदु से जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सह आदिम सदिश। और संरेख क्या कहेंगे? एक वेक्टर दिया रहेगा, मान लीजिए ए वेक्टर है, और यदि ए वेक्टर के साथ में बहुत सारा वेक्टर इसके समानांतर जाए, ये समानांतर हो गया, ये भी समानांतर हो जाए सी वेक्टर, तो जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही सदिश के समानांतर हो तो उसको क्या कहेंगे, संरेख सदिश कहेंगे, संरेख सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? संरेख सदिश। जब एक सदिश के दो या दो से अधिक सदिश जब एक ही सदिश के समानांतर हो तो उसको क्या कहेंगे, सह। अब ये मान लेते हैं ये बी वेक्टर एगो सदिश ले लेते हैं, आई दोनों समानांतर जा रहा है, तो इसको कहेंगे संरेख सदिश। संरेख सदिश के लिए ए वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा बी वेक्टर के। अब समान सदिश कह रहा है, अब देखिएगा समान और संरेख में क्या अंतर होगा। समान और संरेख में परिमाण और दिशा समान रहेगा, इसमें क्या हो, परिमाण और दिशा बराबर हो, परिमाण और दिशा बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो इसको कहेंगे समान सदिश। परिमाण और दिशा दोनों बराबर होगा तो उसको कहेंगे समान सदिश। अब देखिए परिमाण और दिशा, देखिए ये ए वेक्टर हो और ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। यदि दोनों का परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है, परिमाण मतलब ये परिमाण भी बराबर हो जाए और दिशा भी बराबर हो जाए, तब इसको कहेंगे समान सदिश। पर यहाँ संरेख में कोई जरूरी नहीं है, समानांतर कह रहा है, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही होगा। ऋणात्मक सदिश क्या है? ऋणात्मक सदिश क्या है? जिसका परिमाण जो आ जाए वो ऋणात्मक हो जाए। परिमाण परिमाण ऋणात्मक, परिमाण ऋणात्मक, ऋणात्मक हो, जैसे ए बी वेक्टर हम लिखे
और इसको हम ऐसे फिर लिखते हैं, ए बी वेक्टर है और बराबर बी ए वेक्टर हो जाए माइनस में, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक सदिश। उल्टा स्थिति सदिश जो मूल बिंदु से शुरू हो, इसको हम कहेंगे स्थिति सदिश। लेकिन विस्थापन क्या है, जैसे ये दो गो वेक्टर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, स्थिति सदिश दिया है, और यहां से यहां तक जब सदिश निकालना हो, ठीक है, ये मैं निकालना हो ए बी, तो ए बी वेक्टर जब निकालना होता है तो ओ बी वेक्टर में से हम घटाते हैं ओ ए वेक्टर। तो ये देखिए स्थिति सदिश है, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से शुरू हुआ है, स्थिति सदिश है, और ये दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी है ए बी वेक्टर, तो इसको हम कहेंगे विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, इसको हम कहेंगे विस्थापन सदिश। तो मूल बिंदु से शुरू होगा तो स्थिति सदिश, और मूल बिंदु के न्यूनतम दूरी को जब मिलाएगा तो उसको कहेंगे विस्थापन सदिश। ठीक है, तो समझ गए, कंप्लीट हो गया। एक्स रहेगा तो आई कैप, वाई रहेगा तो जे कैप, इस तरह से लिखिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि कहाँ पे कौन से सदिश है, थोड़ा एकदम रफ एकदम, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे आया है, फिर यहाँ से ये ऐसे चला गया, और फिर